हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस करेंगे आपके यूनिट 1 के पेपर 1 की जो यूनिट 1 है, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। इसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन के, एंड 2 पार्ट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं इसके थियोरी के एक्सप्लेनेशन के। तो अगर अभी तक आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यूनिट 2, यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट PYQs डिस्कस किए हुए हैं। तो उन वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन और देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 तक हम कवर कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है, लेकिन सेशन का फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, यानी ये जो आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो एग्जामिनेशन होता है, उस प्रणाली के विषय में कौन सा यहाँ पर असंगत कथन है। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड और आपको बताना है कौन सा गलत है रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रणाली। तो इस प्रणाली द्वारा कम से कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, जो आपका 3 आवर्स का टेस्ट होता है, इसमें आपसे मिनिमम 150 क्वेश्चंस तो पुटअप किए ही जाते हैं, 150, 250। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप ही का एग्ज़ाम जो है 3 आवर्स का होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इनको 3 आवर्स में आराम से सॉल्व कर लोगे। बट अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते तो क्या 3 आवर्स आपके लिए सफिशिएंट थे? बिल्कुल नहीं। आपने अपना अगर ग्रेजुएशन दिया होगा, आपने 10th और 12th के एग्जामिनेशन दिए होंगे तो कितने क्वेश्चन होते थे और 3 घंटे कम लगते थे, तो 150 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट सही है और हमें गलत बताना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल। क्यों? आप लोग क्या करते हैं, OMR शीट पर क्या करते हैं, सर्कल को मार्क करते हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो अपना ऑप्शन टिक करते हैं। वहाँ यहाँ पर इस प्रणाली में हमने ऑलरेडी अपना जब थियरी एक्सप्लेन की थी, वहाँ पे बताया था कि इन क्वेश्चन में सबसे पहले जो ये निष्पक्ष होते हैं, आप किसी की तरफ यहाँ पर अपना झुकाव नहीं दिखा सकते हो। आप जिस बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हो, अगर वो आपका कोई रिलेटिव भी आपका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है, तब भी आप उसके मार्क्स में फेरबदल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जितने मार्क्स आ रहे होंगे उसमें जितने सर्कल सही काउंट किए होंगे उतने ही मार्क्स उसको मिलने हैं, क्योंकि OMR शीट हो गई तो वो भी आपका ये ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन के थ्रू चेक किया जाता है, तो यहाँ पर मूल्यांकन सही होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, इस प्रणाली में प्रश्नों का आकार छोटा होता है। बिल्कुल छोटा ही होता है, 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड होते हैं, अतः विद्यार्थी उन्हें शीघ्र ही समझ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। जो गलत स्टेटमेंट है वो ये है कि इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना में, तो हाँ या ना में आप उत्तर नहीं देते हो, आप तो एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, है ना। 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं आपको, अथवा निशान लगाकर, तो ये आपका ट्रू फॉल्स वाला आ गया। ये हाँ या ना या फिर निशान लगाकर जो है ये आपका सही या गलत वाले प्रश्न है। तो ये इन प्रश्न को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला में नहीं रखते हैं। और दूसरा, इन क्वेश्चन से आपका तार्किक शक्ति का विकास भी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका C वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट, गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है? तो गणित शिक्षण की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपकी पद्धति दी है निगमन पद्धति। तो निगमन क्या होता है कि सबसे पहले आप नियम बता दोगे और नियम बताने के बाद आप उदाहरण पे जाएंगे। ठीक है, आगमन पद्धति में आप पहले उदाहरण बताएंगे और फिर आप नियम पर जाएंगे। ठीक है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। विश्लेषण
आप चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताएंगे और संश्लेषण आप उनको जोड़ जोड़ के बताएंगे, ठीक है, सिंथेसिस करके। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, कि पहले आप उदाहरण दीजिए और उदाहरण देने के बाद आप नियम बताइए। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। पहले अब मैथ्स की बात हो रही है तो मैथ्स में आप पहले उदाहरण नहीं, पहले नियम बताएंगे, पहले फॉर्मूला बता देते हैं ना। उसके बाद ही तो आप एग्जाम्पल सॉल्व करने जाते हैं। तो गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति हो सकती है आपकी निगमन पद्धति। इसमें आप पहले फॉर्मूला नियम यानी कि नियम बता देते हो और उसके बाद एग्जाम्पल्स पर जाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी नहीं है? अब विज्ञान शिक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समस्या पद्धति, आगमन विधि, प्रयोगशाला पद्धति और प्रश्नोत्तर पद्धति। तो इन चारों में से कौन सी उपयोगी नहीं है? जो उपयोगी नहीं है वो आपको बतानी है, ठीक है। देखिए साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो प्रयोगशाला यानी कि आपके एक्सपेरिमेंट होना बिल्कुल ऑब्वियस है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो आप कराओगे, साइंस लैब में आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, समस्या का समाधान यानी समस्या पद्धति, बिल्कुल आप समस्या का समाधान यहाँ पर करते हैं। साइंस में फिजिक्स हो गए, आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करते हो, वही आपकी समस्या होंगी, उनका समाधान करते हो। तो ये समस्या पद्धति आपको दी जाती है। आपसे बोला जाता है कि अगर ऐसा होगा तो कैसे हम इससे निपट सकते हैं, आप वहाँ पर प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाता है आगमन पद्धति। यहाँ बिल्कुल, यहाँ पर पहले आप एग्जाम्पल दोगे फिर नियम की ओर जाओगे, ठीक है। जैसे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ानी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाने से पहले आप एग्जाम्पल दोगे कि पेड़ ऊपर से नीचे गिर रहा है, आप बॉल उछाल रहे हो, वो बॉल नीचे गिर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले एग्जाम्पल दिए, अब आप नियम बताओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। तो ये तीनों सही है, इस वजह से गलत हो जाएंगे। लेकिन प्रश्नोत्तर पद्धति, हाँ प्रश्नोत्तर के थ्रू तो आप बच्चों को रटा सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि तर्क तो आपको यहाँ पे विकसित करना नहीं है। विज्ञान में तो आप फैक्ट्स ही पढ़ोगे ना, अपने हिसाब से थोड़ा ना कुछ भी वहाँ पर लिख दोगे। तो इसलिए ये वाली जो विधि है ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिससे कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं? अब बच्चे किस विधि में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं? प्रदर्शन विधि में, निगमन विधि में, प्रश्नोत्तर विधि में, विश्लेषण विधि में। तो प्रदर्शन विधि, जब प्रेजेंटेशन का टाइम आएगा तो एक टाइम पे एक ही स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकता है। निगमन विधि, अब जब नियम पहले बता देना, मैथ्स की क्लास में सभी बोर होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम होंगे जिन्हें जो मैथ्स को एंजॉय करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम परसेंटेज अगर देखी जाए तो वही होगी कि उनको मैथ्स पसंद नहीं आता। कारण क्या है कि वो पहले नियम बता के फिर उदाहरण की ओर जाते हैं। विश्लेषण विधि, तोड़ तोड़ के पढ़ाना, तो ये भी आपके अधिक भाग लेने का नहीं है। करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट इज प्रश्नोत्तर विधि। जब प्रश्न होते हैं, जब क्लासेस में क्विज कंपटीशन होता है तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है। मान लीजिए क्विज हो रहा है तो वहाँ पर जो स्पीकर है वो क्वेश्चन को बोलेगा, सारे लोग क्वेश्चन सुन रहे हैं और जिसको आता होगा वो तुरंत पार्टिसिपेट तो सभी कर रहे हैं ना, आंसर एक देगा, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि जो है वो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने के अवसर दिए जा सकते हैं। क्लास में भी अगर क्वेश्चनिंग हो रही है तो क्लास में भी जो है ज़्यादा सभी लोग पार्टिसिपेट क्वेश्चन वाली प्रश्नोत्तर विधि में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस क्रिया को उत्तम अधिगम प्रविधि में परिवर्तित करने के लिए सदैव आवश्यकता होती है? मानसिक व्यायाम की, एक परीक्षण की, एक वास्तविक शिक्षा के उद्देश्य की, या फिर शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम की? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्यायाम, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हम यह अनुभव करते हैं कि अधिकांश शिक्षण प्रबंधियाँ वंध्याकरण की शिकार हो चुकी हैं तो उनमें पुनर्जीवन के लिए निम्नलिखित संस्तुति की जाती है। दुर्बल क्षेत्रों का अधिकाधिक ड्रिल अभ्यास छात्रों से कराया जाए,
कक्षा में सामूहिक कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, कक्षा में कठोर अनुशासन लागू किया जाए, कक्षा में अधिकाधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी की कक्षा में सामूहिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है। मतलब बच्चे जो हों वो कोलैबोरेटेड यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर सके, सहयोग से काम कर सके, ग्रुप्स में काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा समूह शिक्षण में निम्नलिखित अवधारणा अंतर्निहित है। वही जो ग्रुप टीचिंग होती है उसमें कौन सी अवधारणाएं आती हैं? शिक्षा में व्यक्तिवाद को समाप्त किया जाता है, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाता है, समरूपी समूह शिक्षण की प्रजातंत्र का मूलधार है, या छात्र अपने मित्र समूह में सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। वही देखिए, एक आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं जितने भी आराम से आप जिस कंफर्ट के साथ आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, उस कंफर्ट के साथ आप अपने टीचर से बात नहीं कर सकते। तो होता भी है, अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ में स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कि आप लोग अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं और आपका फ्रेंड आपको उस टॉपिक को समझाता है तो वो टॉपिक आप नहीं भूलते। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है जेन्युइनली। तो छात्र अपने मित्र समूह में अगर स्टडी करते हैं और जो टॉपिक वो लोग पढ़ते हैं वो ज़्यादा स्थायी रह जाता है उनके माइंड में इन कंपेरिजन टू टीचर, क्योंकि टीचर जो है वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। अब जो ये छात्र हैं और तो वो उस अन्य छात्र और जो उसके मित्र हैं वो सब एक ही एज ग्रुप के हैं। तो जो वही आई ना हम उम्र, तो हम उम्र वाली बात आ गई। जब सेम एज ग्रुप के हैं तो सबका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, एक तरह से आईक्यू सेम है, सेम पॉइंट पर वो लोग सोचते हैं, सेम लैंग्वेज का वो लोग यूज़ करते हैं। टीचर की लैंग्वेज थोड़ी हाई हो जाएगी, उसका जो माइंडसेट है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है समझने में। यहाँ नहीं आती क्योंकि यहाँ पर ये लोग आराम से अपना कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकता होती है। वही सेम क्वेश्चन ग्रुप डिस्कशन का ही है। यहाँ पर छात्रों की आवश्यकता होती है समूह प्रशंसा प्राप्त करना, या फिर कार्य को समान रूप से वितरित करना, या फिर व्यक्तिगत मत की उपेक्षा करना, या फिर पृथक छात्रों को समूह की ओर आकर्षित करना। तो समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं क्या कि समूह प्रशंसा प्राप्त करना। बिल्कुल, उनको क्या करना होता है कि समूह में जब वो लोग वर्क कर रहे होते हैं तो उनको यही लगता है कि हमारा ग्रुप जो है वो फर्स्ट आए, ठीक है, हमारे ग्रुप को जो हो वो प्राइज़ मिले। तो ये सोच के ये जो ग्रुप स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप में वर्क कर रहे होते हैं वो सब क्या करते हैं, इसी काम के लिए, इस प्रशंसा के लिए वर्क करते हैं एक साथ मिलके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा जो भी गृह कार्य दिया जाता है उसकी मात्रा का और उसके प्रकार का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? तो छात्रों के मतों के द्वारा किया जा सकता है, विषय वस्तु की जटिलता के द्वारा, गृह कार्य द्वारा उत्पन्न अधिगम के द्वारा, या फिर कक्षा के कलांश के द्वारा। तो गृह कार्य कैसा है, ठीक है, क्या मात्रा है उसकी, किस प्रकार का कार्य दिया जा रहा है, रचनात्मक है, सृजनात्मकता का है, रटन प्रणाली का है, ठीक है, और कितना दिया जा रहा है, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो इसका निर्धारण छात्रों के मतों के द्वारा तो नहीं होगा। उनको तो अगर आप कुछ ऐसे भी छात्रों की अगर आप 2 पेज राइटिंग करने को दे रहे हो तो उनको वो भी ज़्यादा लगेगा। तो आप छात्रों अलग अलग छात्रों का अलग अलग मत होगा, तो इनके मतों के द्वारा आप इसका निर्धारण नहीं कर सकते। विषय वस्तु की जटिलता के द्वारा भी आप गृह कार्य की मात्रा और उसका प्रकार निर्धारित नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो टफ है तो आप बच्चों को घर से ज़्यादा करने को दे दो, वो उसको अफेक्ट करेगा ना, उसको समझ में ही नहीं आएगा वो टॉपिक। या आप उसे कम करने को दोगे तो छूट जाएगा उसका काफ़ी पोर्शन। तो इसलिए इस बात का मतलब गृह कार्य की मात्रा और प्रकार का निर्धारण विषय वस्तु की जटिलता भी नहीं कर सकती, कक्षा के कलांश के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा कि गृह कार्य जो दिया जा रहा है उससे बच्चा कितना अधिगम प्राप्त कर रहा है। अगर बच्चे का अधिगम अच्छा हो रहा है यानी कि प्रकार अच्छा है, मात्रा वो कंप्लीट कर पा रहा है अपना पूरा काम, तो मात्रा उसकी ठीक है। अगर नहीं कर पा रहा है तो ज़्यादा है, या फिर जल्दी कर ले रहा है, खाली रह रहा है, घर में पेरेंट्स वगैरह जब कहें कि पूरा टाइम खाली रहता है, कोई वर्क नहीं करता, यानी कि उसको होमवर्क कम दिया जा रहा है, वो जल्दी अपना होमवर्क निपटा लेता है, बहुत ईजी है। लेकिन अगर एक सफिशिएंट टाइम वो ले रहा है होमवर्क करने में और उसका अधिगम जो है वो उसमें विकास हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि गृह कार्य की मात्रा और प्रकार अच्छा है।
ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में समस्या समाधान उपागम का प्रयोग करता है तो ऐसी स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य होंगे। ठीक है, अगर समस्या समाधान उपागम कर रहा है वो, तो इस स्थिति में छात्रों को दिए गए एक समान गृह कार्य क्या क्या होंगे? तो अधिकांश छात्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी, अधिकांश छात्रों के लिए कम उपयोगी होंगे, केवल मंद अधिगमकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा, या फिर केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी होगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम छात्रों के लिए न्यूनतम उपयोगी। आप ये नहीं कह सकते कि सभी के लिए अत्यधिक उपयोगी हो, किसी के लिए कम होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इस सबको सेम ही होमवर्क देंगे तो कम उपयोगी रहेगा कुछ के लिए, क्योंकि सबका अपना क्षमता जो है वो अलग अलग है कार्य करने की। चयन समिति का सदस्य होने के नाते आप किसे अध्यापक के पद के लिए चुनेंगे? उसे जिनका संतुलित व्यक्तित्व है, जो बैलेंस करते हैं अपने, या फिर जिसे विषय पर महारत हासिल हो, या फिर जिसे समूह गतिकी का अच्छा ज्ञान हो, या उपरोक्त में से सभी गुण हो। तो जब आपको एक अध्यापक चुनना है, ठीक है, तो अध्यापक कैसा होना चाहिए? बिल्कुल उसका व्यक्तित्व संतुलित होना चाहिए, सब्जेक्ट में उसको मास्टरी हासिल होनी चाहिए, एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में देखिए समझ जाइएगा पॉजिटिव है। दूसरा, समूह की गतिकी, बिल्कुल समूह गतिकी का अच्छा ज्ञान उसको होना चाहिए। तो यहाँ पर ही सारे ही गुण अध्यापक में होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी अध्यापक के अनुकूल नहीं बैठता? अध्यापक वास्तव में छात्रों में दिलचस्पी लेता है, छात्रों को निर्देश देने या उन्हें अनुशासित करने के लिए सक्षम है, अपने आप को नई स्थिति के अनुरूप ढालने में संकोच करता है, उस कार्य के प्रति उत्साही है जो अध्यापक करते हैं। पूछा है नहीं। ठीक है, तो नहीं आपको बताना है, और आप सभी समझ भी गए होंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। साफ पता चल रहा है यहाँ पर संकोच करना। तो भैया शिक्षक को, अगर शिक्षक संकोच करेगा तो क्लास में पढ़ाएगा क्या? बच्चों के संकोच को कैसे दूर करेगा? खुद ही संकोच करेगा। तो यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते रहते हैं, उन्हें, जो भी कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों के द्वारा, उनको क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, या फिर कक्षा में होने वाले विचार विमर्श में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये नहीं कहना कि क्वेश्चन क्यों पूछ लिया तुमने, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ रहा है ना, उसके माइंड में कोई क्वेश्चन आया है तो वो उसको क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता, बच्चा अपने विचार विमर्श कर सकता है आराम से। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर वो उत्तर ढूंढ पा रहा हो, ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित तो करना है, बट अगर वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इट मीन्स उसको समझ नहीं आया तभी वो आपसे पूछ रहा है ना। पहले तो बच्चा खुद से, क्योंकि हमने जाना है, जीन पियाजे ने कहा है बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो उसने खुद ही इस प्रश्न को ढूंढने की कोशिश की होगी, जब उसे नहीं मिला तो वो आपके पास आया है। प्रश्न पूछना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल बच्चे को प्रश्न पूछना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो आप प्रश्न पूछता रहे। इससे क्लास का जो माहौल है वो भी एक्टिव होता है, और छात्रों की सक्रियता यहाँ पर बढ़ती है, उनकी भागीदारी यहाँ पर बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो विषय वस्तु की निपुणता, तो विषय वस्तु की निपुणता तो होनी चाहिए। विषय का संपूर्ण ज्ञान अध्यापक के पास होना चाहिए। राजनीतिक नेताओं से सम्मान, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल होगा जब आप अपने किसी भी एक ऐसे टीचर के साथ जिसके साथ आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, उससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उस टीचर के बजाय जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो क्लास में आप डर की वजह से अगर कुछ समझ में नहीं आता तब भी नहीं पूछ पाते हैं या अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए छात्रों के साथ अध्यापक का तालमेल अच्छा होना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए गलत हो जाएंगे। और प्रभावी मौखिक संचार,
अध्यापक जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, जितनी इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करेगा, उतना इफेक्टिव इफेक्ट जो है वो किस में दिखाई देंगे, बच्चे में दिखाई देंगे। इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राजनीति नेताओं से सम्मान प्राप्त करने की विशेषता थोड़ी ना होनी चाहिए अध्यापक में। बच्चे को पढ़ाने आया है, बच्चे के विकास पे उसका फोकस होना चाहिए। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए इसी को सही कहा जाएगा। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, वह इसे भुलाने का प्रयास करे, त्रुटि करे और भूल जाए, या उसके प्रति अज्ञान बन जाए। तो क्या करना चाहिए? आपको गलती करके ये नहीं कहना कि हमने की या नहीं की, हमें नहीं पता, अपनी गलती मानना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाला सिद्धांत है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। त्रुटि करके आपको भूलना नहीं है, बल्कि उसको क्या करना है, सुधारना है। आपसे गलती हो गई, ठीक है, होती है, सभी से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसको मानना, उसको सुधारना चाहिए। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भुलाने का प्रयास नहीं करना है, उसको याद रखना है ताकि दोबारा से वो गलती अब ना कर सके। ठीक है, करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 के साथ कि गलती की है तो हाँ उसको स्वीकार करें, हाँ हमसे ये गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम हम ये गलती नहीं करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, शिक्षा में संपूर्ण उपागम की संस्तुति की जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कर्म योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है। शिक्षक द्वारा प्रकरण के महत्वपूर्ण अंगों पर अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी कि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है। प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी होती है? वह जो अनुशासन प्रिय होते हैं या वो जो विषय को अच्छी प्रकार जानता है। तो ये तो अच्छी बात, विषय में तो महारत हासिल होनी चाहिए, तो एक सही पॉइंट है। तो हमें कम बताना है, गलत वाला बताना होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। वह जिसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है, पढ़ाई में रुचि नहीं हुई होगी तो अध्यापक कैसे बने होंगे? वह जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता है, नैतिक मूल्य की शिक्षा अध्यापक के द्वारा दी जानी चाहिए। अनुशासन अध्यापक को प्रिय होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई में अगर अध्यापक की रुचि नहीं होगी तो वो अपने छात्रों को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करेगा? अब अगर आपसे आपको शिक्षण देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जाए जो खुद ही पढ़ने के विचार से सहमत ना हो, तो वो आपको भैया क्या पढ़ाएगा, क्या मोटिवेट करेगा? वो यही जो आपको वो यही कहेगा ना कि हाँ सही बात है। अगर आपने बोला मन नहीं लग रहा तो वो यही कहेगा हाँ भैया बहुत बोरिंग चीज़ है पढ़ना, मेरा मन भी नहीं लगता था इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की। तो ऐसा आदर्श आप क्लास में लाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक वांछनीय है? वह जो लगातार पढ़ने आता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं। तो भैया ये तो नहीं, रोज पढ़ाने तो आए लेकिन अब इस बात को ना देखे बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, वह जो समय पर आता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी देरी से कक्षा में क्या सीख रहे हैं। या फिर वह जो नैतिकतावादी है और सदैव विद्यार्थी को नैतिक ज्ञान देता है। वह जो अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है पर अपने विद्यार्थी को आधिकारिक जानने के लिए प्रेरित करता है। खुद जानते नहीं हैं और बच्चे को तो प्रेरित कर रहे हैं तुम जानो, लेकिन भैया पहले तुम्हें जानना चाहिए ना। तो वो स्कूल क्यों पढ़ने आ रहा है? टीचर से सीखने ही आ रहा है ना। अब टीचर खुद ही उससे कहते तुम घर से ढूंढ के लाओ और मुझे भी बताओ, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक वांछनीय तत्व की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या रहेगा? ये तो बिल्कुल लगातार पढ़ाने आ रहा है बट पढ़ा नहीं रहा है। बच्चे क्या सीख रहे हैं उसको नहीं पता। दूसरा, समय पर तो आ जाता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि बच्चे देरी से आ रहे हैं, कक्षा में क्या सीख रहे हैं क्या नहीं। तो ये हमें देखना है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं। तो जो अपने विषय में के बारे में पर्याप्त नहीं जानता है, ऐसे शिक्षक को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि विषय में महारत हासिल होनी चाहिए। अपने विषय में तो जाने, एटलीस्ट दूसरे विषय में नहीं जानता। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ये करेक्ट चला जाएगा। वैसे ये भी इतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है बट इन तीनों के कंपैरिजन में ये पॉजिटिव है, इसलिए इसके साथ हम जाएंगे कि वो नैतिकतावादी हो और सदैव विद्यार्थी को नैतिक ज्ञान देता रहे। नैतिक ज्ञान विद्यार्थी को देता रहे, दैट्स गुड, लेकिन उसको और सब्जेक्टिव नॉलेज भी तो देनी है। सिर्फ आपको मॉरल लेक्चर्स थोड़ा ना दे देने हैं। लेकिन ये है कि इन तीनों ऑप्शन के कंपैरिजन में ये सही है, इसलिए हमने इसको टिक लगा दी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आपको ऐसे ही डील करना होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलते हैं
जहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं होता और वहाँ आपको इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, तो उस टाइम पर आपको उस आंसर क्वेश्चन को ऑप्शन को मार्क करना होता है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है। जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमसे बार बार कहा गया है कि शिक्षक की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो यही है कि उसको अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, महारत हासिल होनी चाहिए अपने विषय में उसको। और यहाँ बोल दिया कि अपने विषय के बारे में पर्याप्त नहीं जानता हो तो ये अध्यापक का एक अच्छा गुण नहीं है, तो इसलिए हम इसको सर्वाधिक वांछनीय नहीं बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, कक्षा में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सर्वाधिक कारगर पद्धति है अनुपस्थित रहने वाले को सजा देना? नहीं। कक्षा में आने और ना आने के लिए विद्यार्थियों को स्वतंत्र छोड़ देना, ये भी नहीं होगा। अगर आप उनको देखिए, सजा आपको इसलिए नहीं देनी क्योंकि आपके एनसीएफ 2005 के अनुसार आप बच्चे को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते, कोई भी आप शारीरिक दंड बच्चे को प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चा लेट आ रहा है और उसका जब मन आएगा तब वो क्लास में आएगा, तो ये तो एक तरह से लॉ को तोड़ रहा है। ठीक है, क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, बाकी सारे पढ़ रहे हैं वो बीच में आके करेगा हटो हटो, यहाँ तो मैं बैठता था तुम कैसे बैठ गए, है ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि कक्षा समय पर और लगातार पढ़ाई जा रही है, या फिर विद्यार्थी से यह कह रहा है कि कक्षा में ना आना एक बुरी आदत है, तो ये भी गलत है। ऐसे नहीं बोलना आपको, ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि कक्षा समय पर शुरू हो और लगातार पढ़ाई जाए। ठीक है। अच्छा शिक्षण किसका प्रकार है? शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की उच्च शैक्षिक योग्यताओं का, महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के मजबूत नेतृत्व का, या फिर शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिक्षा व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। नेक्स्ट, शिक्षक की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी श्रेष्ठ कक्षा अनुशासन में सहायक है? आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छा आचरण और मोहक मुद्राएं, प्रभावी शिक्षण, या फिर सादा जीवन। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, कि उसका शिक्षण प्रभावी होना चाहिए। आप किसी भी टीचर से कब ज़्यादा प्रेरित होते हो? जब वो दिखने में अच्छा लगता है, हाँ होता है, बट हम उसको पार्शियली कहेंगे। अगर किसी टीचर का व्यक्तित्व आकर्षक है, आप उसकी तरफ आकर्षित होगे, बट पार्शियली आकर्षित होगे ना आप। अब वो दिखने में तो बहुत स्मार्ट बन के आ रही है मैम, ठीक है, लेकिन क्या है, टीचिंग ही अगर ठीक से नहीं करा रही तो आपको भैया पढ़ने आ रहे हैं ना आप स्कूल में, आप कोई टीवी शो या कोई सेलिब्रिटी को देखने नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा आचरण हो और मोहक मुद्राएं तो हों, लेकिन वही है कि ज्ञान ठीक से ना, ज्ञान को संचरित ना कर पा रहा हो। सादा जीवन, तो भैया उसका जीवन सादा हो या मॉडर्न हो, उससे हमें क्या, बस हमें वो ज्ञान सही दे, तो वही है प्रभावी शिक्षण होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, आप अध्यापन को अन्य व्यवसायों पर प्राथमिकता क्यों देते हैं? क्योंकि मानवता की सेवा के लिए, अध्यापन से प्रेम के लिए, युवक से प्रेम के लिए, विषय में निपुणता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद कि अध्यापन से प्रेम के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस आपको वैसे सही नहीं दिए, यहाँ पे वैसे देना ये चाहिए था कि अध्यापन को अन्य व्यवसायों पर प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि अन्य व्यवसायों का निर्माण जो है वो एक शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो शिक्षक के साथ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाता है। शिक्षक एक शिक्षक व्यवसाय तो बनाएगा, साथ ही साथ डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसडीएम, ये सब की रचना भी किसके द्वारा की जाती है? शिक्षक के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो वो खुद तो शिक्षक है, लेकिन वो एक डॉक्टर भी बना रहा है, एक इंजीनियर भी बना रहा है, एक डीएम भी बना रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं अलग अलग व्यवसाय को जन्म दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दिए थे। यदि छात्र अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो आप क्या अध्यापक के रूप में करेंगे? क्या करेंगे कि यथार्थ को नज़रअंदाज कर देंगे कि बच्चे नहीं आ रहे तो छोड़ो उसको, थोड़ा सा इग्नोर कर दें, इग्नोर नहीं करना। दंड देंगे तो दंड नहीं देना, मैंने अभी बताया एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कोई भी शारीरिक प्रताड़ना बच्चे को नहीं देनी है। अपने अध्यापन को प्रभावशाली या रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे या कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा उसे दूर करेंगे। तो बिल्कुल रुचिकर और प्रभावशाली तो बनाएंगे वाली बात भी ठीक है, लेकिन अनुपस्थित हो रहे हैं बच्चे तो
उपस्थित क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका पता लगाएंगे कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम है या आपके शिक्षण में कोई प्रॉब्लम है। उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हो, और अगर आपके शिक्षक में है तो ऑलरेडी बिल्कुल सही है, आप उसको प्रभावशाली और रुचिकर बनाओगे, चेंजेस लाओगे, लेकिन पहले आप कारण जानोगे और फिर उसको दूर करोगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सीरीज इज, कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। छात्रों का अनुपयुक्त पारिवारिक वातावरण, विद्यालय नियमों को लागू करने में विसंगतियां, शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाली दोषपूर्ण दंड नीति या छात्रों को की आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्पन्न बाधाएं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर, छात्रों की कक्षा में उत्पन्न दुर्व्यवहार को सर्वोत्तम तरीके से निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। दुर्व्यवहार तो वो आप कैसे करोगे, तो अनुपयुक्त, छात्रों का अनुपयुक्त पारिवारिक वातावरण, विद्यालय नियमों को लागू करने में विसंगतियां, शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाली दोषपूर्ण दंड नीति। नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शंस थोड़े सही नहीं है, तो इसलिए चलिए इस क्वेश्चन को यहीं स्किप करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वॉइस थोड़ी सी स्लो रहती है कभी कभी, तो कमेंट्स आते हैं कि नींद आ गई है एंड ऑल, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी हेल्थ में कोई इफ़ेक्ट पड़े, और सेम आज भी ऐसा ही आपको वॉइस में लगेगा, थोड़ा कहीं कहीं हल्की, कहीं तेज़, कहीं बहुत ज़्यादा स्लो, कहीं थोड़ा स्पीड में। तो उसका रीज़न यही है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, बट आपका एग्ज़ामिनेशन जो है वो पास आ रहे हैं, दैट्स वाई कवर करना ज़रूरी है सारे यूनिट्स को, तो इस वजह से क्लासेस देनी पड़ रही हैं। तो इसलिए जो थोड़ी सी यहाँ पर समस्या हो रही है उसके साथ आप भी डील कीजिए और हम भी करेंगे, क्योंकि अकोमोडेशन हमें रखना है जब हम टीचिंग की प्रक्रिया करते हैं, या फिर टीचिंग की आप टीचर ही बनने एक प्रोफेसर बनेंगे और मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर, तो समायोजन हम दोनों को ही बराबर करना है। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।